हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखते हैं करंट अफेयर्स। तो आज हम करंट अफेयर्स सितंबर महीने का और अक्टूबर महीने का भी हमने क्वेश्चन शामिल किया है। आपको इसमें हम टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 35 क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं IAS, PCS, NDS, CDS, UPSC की जो परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षाओं के लिए, और SSC, बैंक, रेलवे, NTPC, ग्रुप D, UPSI, यूपी पुलिस, और जो स्टेट की जैसे बिहार SI की परीक्षा होगी उसके लिए, और टेट की, सुपर टेट की, और जो भी अन्य परीक्षाएं हैं सबको दृष्टिकोण में रखते हुए हम यह करंट अफेयर्स का सेशन ला रहे हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इसे पसंद आएगा। तो दोस्तों, आपका स्टडी विद यूट्यूब चैनल जो है इसे आपको सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करना है। आते हैं पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। केंद्र सरकार ने मिशन कर्मयोगी को दी मंजूरी। तो केंद्र सरकार ने मिशन कर्मयोगी को अपनी मंजूरी दे दी है। अब देखते हैं कि क्या है मिशन कर्मयोगी। तो क्या है मिशन कर्मयोगी, देखते हैं। केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2020 को सिविल सेवाओं में कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB कर्मियों को मंजूरी दे दी है। तो यह मिशन अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को उनके क्षमता निर्माण का एक मौका प्रदान करेगा। इस मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी सक्षम हो। तो इस मिशन के तहत नियुक्ति के बाद सिविल अधिकारियों समेत अन्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप समझ चुके हैं कि मिशन कर्मयोगी एक ऐसी योजना है जिसके तहत नवाचारी, व्यावसायिक, प्रौद्योगिकी जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील होंगे उनको प्रशिक्षित किया जाएगा विशेष प्रकार से। इस प्रकार से आप समझ चुके हैं मिशन योगी, कर्मयोगी। अब और देख लेते हैं मिशन कर्मयोगी के बारे में। तो कर्मयोगी मिशन योजना सरकार की ओर से अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है। तो कर्मयोगी मिशन योजना सरकार की ओर से अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है। मिशन कर्मयोगी का क्या है मुख्य उद्देश्य, देख लेते हैं। पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भविष्य के लिए सरकारी कर्मचारियों को अधिक रचनात्मक और नवोन्मेषी बनाना है। इस मिशन का उद्देश्य ऐसे लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी विकास में सक्षम होंगे। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन है आज का। तो पहला क्वेश्चन था मिशन कर्मयोगी क्या है, आप समझ चुके हैं मिशन कर्मयोगी क्या है। दूसरा है PM मोदी ने लॉन्च किया मत्स्य संपदा योजना। तो दूसरा क्वेश्चन है PM मोदी ने लॉन्च किया मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSSY का शुभारंभ किया। तो PMSSY का शुभारंभ किया है कितने तारीख को, 10 सितंबर 2020 को।
तो 10 सितंबर 2020 को पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, लॉन्च किया है। इस योजना का मकसद है किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार का लक्ष्य। तो लक्ष्य के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र का निर्यात बढ़ाना है। तो मत्स्य पालन जो निर्यात है मछली पालन का, उसको बढ़ाना है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे को देश भर में मछली पालन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया इसके लाइन के पहले। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को देश भर में मछली पालन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत अगले 5 सालों में लगभग 20,050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मछली पालन के क्षेत्र में आज़ादी के बाद का यह सबसे बड़ा निवेश है। तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में 10 सितंबर को शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है मत्स्य संपदा योजना। तो यह 20,050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह आज़ादी के बाद सबसे बड़ा निवेश है। तो लोकसभा ने, अब तीसरा क्वेश्चन है, लोकसभा ने 15 सितंबर 2020 को आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। तो 15 सितंबर को 2020 को संसद ने विधेयक 2020 जो आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन है उसे पेश कर दिया है। कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लोकसभा ने आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020 पास कर दिया है। तो दोस्तों 15 सितंबर को आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पास कर दिया गया है। इस बिल में खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दाल और प्याज को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है चौथा, अडानी ग्रीन ने विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादन का दर्जा हासिल किया। तो अडानी ने विश्व के सबसे बड़े सोलर एनर्जी का लक्ष्य ऊर्जा उत्पादक का दर्जा हासिल कर लिया है। तो विश्व के सबसे बड़े सोलर सेल का उत्पादन का दर्जा प्राप्त हासिल कर लिया है। आते हैं पांचवा क्वेश्चन पर। पांचवा है आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बिल 2020 राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बिल 2020। तो 2020 आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बिल राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने 16 सितंबर 2020 को आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। तो ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इस विधेयक को पास होने में से जामनगर स्थित आयुर्वेद की इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च, गुलाब कुनवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंसेस को मिलाकर इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दे दिया गया है। आते हैं इसके बारे में देखने के लिए। इस विधेयक में 3 संस्थानों का विलय करने का प्रावधान है। अब जामनगर गुजरात में स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिल जाएगा। 6वां क्वेश्चन है यूएस ओपन में मेन सिंगल में सुमित नागल ने रचा इतिहास, जीता यूएस ओपन खिताब। तो यूएस ओपन खिताब जो है, यूएस ओपन
खिताब मेंस सिंगल में सुमित नागल ने, तो भारत के सुमित नागल ने जीत लिया है। भारत के युवा पुरुष एकल खिलाड़ी सुमित नागल, आपको याद रखना है कि सुमित नागल ने यूएस ओपन खिताब जीता है। तो जो छठवां क्वेश्चन है कि सुमित नागल ने जीत लिया है 1 सितंबर 2020 को शानदार जीत दर्ज कर दी। अपने करियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम को दूसरे दौर में जगह बनाई। तो यूएस ओपन का जो खिताब है उसे जीता है सुमित नागल ने। आते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां है असम विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया। असम लेजिस्लेटिव असेंबली, तो असम विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित कर दिया है। असम की विधानसभा ने अपने राज्य के ऐसे विभिन्न धरोहर स्थलों की रक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है। यह असम धरोहर मूर्ति रक्षण, संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव विधेयक 2020 असम राज्य विधानसभा द्वारा ऐसे मूर्त धरोहर स्थलों की रक्षा, संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए पारित किया गया था, जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीय या राज्य कानून के तहत शामिल नहीं है, उनको शामिल किया जाएगा। राज्य विधानसभा ने ऐसा एक्ट पारित कर दिया है। अब आते हैं सातवां क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर सरकार ने किया जैव विविधता का परिषद का गठन। तो जम्मू और कश्मीर ने जैव विविधता परिषद का गठन किया है। जम्मू और कश्मीर की सरकार ने 2 सितंबर 2020 को केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है। तो 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है 2 सितंबर 2020 को। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने जैव विविधता परिषद का गठन कर दिया है। अब आते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां है हिमाचल प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू। NEP, तो NEP लागू करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। आपको कई बार परीक्षाओं में पूछा जाएगा, 100% परीक्षाओं में पूछा जाएगा। जो भी परीक्षाएं होगी उसमें अगर ना पूछा जाए तब बताइएगा मित्रों। ये आठवां क्वेश्चन जो है 101% आप लिख कर ले लीजिए, यह परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो पारित की गई है, इसे लागू किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो आपको जानकारी देते हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से 8 सितंबर 2020 को मंजूरी मिलते ही शिक्षा सचिव ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। अब आते हैं 9वां क्वेश्चन है योगी सरकार का बड़ा फैसला। UPSS के ऐप के गठन की अधिसूचना जारी की। तो UPSS ऐप के गठन की अधिसूचना जारी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSS के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इस फोर्स को किसी की गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपको याद रखना है कि इसकी गिरफ्तारी की इस फोर्स को किसी की गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। तो वारंट की आवश्यकता नहीं होगी, ध्यान रखना है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी के अनुसार बल का कोई सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना तथा किसी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो वारंट की आवश्यकता नहीं है, किसी मजिस्ट्रेट के आदेश की भी आवश्यकता नहीं है। जो UPSS है वह किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, इतना अधिकार इसे प्रदान किया गया है। अब 10वां क्वेश्चन आते हैं जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो लेबनान के जो राजदूत हैं जर्मनी में
वह प्रधानमंत्री बनेंगे। आदिब को 4 वर्ष पूर्व लेबनान प्रधानियों ने पद के लिए अपनी पसंद के तौर पर नामित किया। पूर्व लेबनान प्रधानमंत्रियों ने तो आदिब को 4 जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने इस प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। अब आते हैं 10वां क्वेश्चन, आपको क्लियर हो गया कि आदिब जो बनेंगे, मुस्तफ़ा आदिब, वह देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे लेबनान के। 11वां क्वेश्चन है, मिशन शक्ति अभियान लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश ने मिशन शक्ति अभियान लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति अभियान लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने के महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति की शुरुआत की है। तो मिशन शक्ति की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने, आपको बताना है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य भर के सभी 75 जिलों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है, जारी किया गया है। और 12वां क्वेश्चन है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। तो मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। अब अटल टनल के बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। यह टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर 10,000 फीट की ऊंचाई पर अति आधुनिक विनिर्देशों के साथ बनाई गई है। तो अटल टनल जो है रोहतांग में उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा 3 अक्टूबर को, और जो पीर पंजाल श्रृंखला में है वह 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो यह टनल मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम करती है। तो आपको बताना है, यहाँ पर जब पूछा जाएगा परीक्षा में तो यह पूछा जाएगा इसका उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री जी ने किया। कब किया? 3 अक्टूबर 2020 को। यह टनल किस हिमालय की किस श्रेणी में है, किस श्रृंखला में है, तो पीर पंजाल श्रृंखला में है। फिर पूछा जाएगा कि यह किसको जोड़ती है, तो यह मनाली और लेह के बीच की सड़क की दूरी को 46 किलोमीटर कम करती है, मतलब मनाली और लेह के बीच को जोड़ती है, मनाली और लेह के जोड़ती है। और इसमें है 4 से 5 घंटे की बचत करती है। जानते हैं कि पहाड़ों पर चलना कितना कठिन होता है, इसलिए बनाया जा रहा है, सुरंग बन गया है। केरल में मेगा फूड का शुभारंभ। केरल में मेगा फूड का शुभारंभ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए केरल के पालक्कड़ जिले में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क का शुभारंभ गुरुवार को केंद्रीय प्रसंस्करण उद्योग, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी ने किया है। और उनके साथ केरल से मंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जी ने भी उपस्थित थे। तो केरल में मेगा फूड का शुभारंभ किया गया है और यह 20वां मेगा फूड है। और इसके उद्घाटन के समय कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र तोमर जी और मुख्यमंत्री जो हैं केरल के श्री पिनराई विजयन जी उपस्थित थे। अब आते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां है, भारतीय रेलवे ने एक उल्लेखनीय सफलता अर्जित करते हुए सितंबर 2020 में माल ढुलाई से 9,896 करोड़ रुपए कमाए। तो सितंबर 2020 में माल ढुलाई से रेलवे ने 9,896 करोड़ रुपए कमाए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 8,716 करोड़ रुपए की तुलना में 1,180 करोड़ रुपए अधिक है। तो 1,180 करोड़ रुपए रेलवे ने अधिक कमाए हैं इसी समय पिछले वर्ष की तुलना में। और 13.54% की वृद्धि हुई है माल ढुलाई के राजस्व में। तो माल ढुलाई से रेलवे की वृद्धि हुई है आय में 13.4%। अगर हम वही देखें तो जो यात्री परिवहन, यात्री की जो भाड़ा है उससे जो कमाई हुई है रेलवे को घाटा लगा है, उसमें 1 रुपये से भी ज़्यादा, 1 रुपये कमाने के लिए रेलवे ने 1 रुपये से भी ज़्यादा खर्च किया है। तो 5 राज्यों में
₹1.5 से भी ज़्यादा रेलवे ने खर्च किया है ₹1 कमाने के लिए 5 रेलवे जोन में, इस प्रकार की रिपोर्ट आई है। और 15वां क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर महीने में कुल 95,480 करोड़ रुपए रहा जीएसटी राजस्व संग्रह। तो जीएसटी जो कलेक्शन है सितंबर महीने में वह कुल 95,480 करोड़ रुपए का रहा। एनटीपीसी ने दूसरे तिमाही के दौरान विद्युत उत्पादन में, इसमें 16वां क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। तो दोस्तों एनटीपीसी समूह ने दूसरी तिमाही के दौरान विद्युत उत्पादन में 13.3% दोहरे अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की है। तो 13.3% की एनटीपीसी समूह ने बिजली उत्पादन की वृद्धि दर्ज की है। पर्यटन मंत्रालय ने अपना देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का 58वां सत्र गांधी, अहमदाबाद और नमक मार्च पर आयोजित किया। तो एक क्वेश्चन यह भी है कि गांधी जी के अहमदाबाद और नमक मार्च पर आयोजित पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का 58वां सत्र स्थापित किया। आपसे पूछा जाएगा कि देखो अपना देश का संबंध किससे है। तो देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का संबंध पर्यटन से है। 58वां सत्र इसका चलाया गया है, गांधी अहमदाबाद नमक मार्च पर आयोजित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां। यहाँ पर भी दोस्तों ये क्वेश्चन था, हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, भूल गए हैं, इसे ए भी हम मान लेते हैं, 15A 15B। 16वां है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने केरल में 8 राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। तो सड़क परिवहन, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने केरल में 8 राष्ट्रीय राजमार्ग NH परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। तो केरल में 8 बनाए जाएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग NH। तो केरल में नए 8 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। 17वां क्वेश्चन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर FAO की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सिक्का जारी किया गया है और सिक्का है 75 रुपये का। तो प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी किया गया है यह सिक्का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, भारत और श्रीलंका की नौसेना का साझा नौसैनिक युद्ध अभ्यास स्लिनेक्स 20 त्रिकोमाली में आयोजित किया जाएगा। तो यह आपको बताना है कि भारत और श्रीलंका की नौसेना का जो साझा नौसैनिक युद्ध अभ्यास है उसका नाम है स्लिनेक्स। तो स्लिनेक्स 2020 इसका नाम रखा गया है, स्लिनेक्स 20। स्लिनेक्स 20 जो है त्रिकोमाली में, श्रीलंका में एक स्थान है, वहाँ पर आयोजित किया जाएगा समुद्र में। स्लिनेक्स विश्व का 8वां संस्करण 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक त्रिकोमाली श्रीलंका के तट पर आयोजित किया गया है। त्रिकोमाली श्रीलंका के तट पर आयोजित किया गया है। श्रीलंका की नौसेना का प्रतिनिधित्व वहाँ के नौसैनिक जहाज सायूरा, इसका नाम है, नौसैनिक जहाज जो है वह उसका नाम है सायूरा। तो सायूरा के द्वारा समुद्र गश्ती पोत है यह गजाबहु प्रशिक्षण जहाज द्वारा किया जाएगा, जिसका नेतृत्व श्रीलंकाई सेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग नेवल फ्लीट रियर एडमिरल बंडारा जयतिलका करेंगे। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश में निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कामोर्टा और किल्टन करेंगे। अब आते हैं 19वां क्वेश्चन है, नीतू डेविड को महिला क्रिकेट चयन समिति का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। तो नीतू डेविड को महिला चयन समिति का, क्रिकेट महिला चयन समिति का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। तो नीतू डेविड को महिला क्रिकेट चयन समिति का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। 26 सितंबर 2020 को भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर
नीतू डेविड को महिला क्रिकेट चयन समिति का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। तो 26 सितंबर को भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर नीतू डेविड को महिला क्रिकेट चयन समिति का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व है आमिर खान को सीएट टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आमिर खान जी को नियुक्त किया गया है सीएट टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर। तो सीएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आमिर खान जी को, सीएट टायर्स। अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया। तो प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में और देख लेते हैं। 24 सितंबर 2020 को फिट इंडिया कैंपेन की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया, जो 24 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक चलाया गया था, गांधी जी के जयंती तक। अब आते हैं 22वां क्वेश्चन, राजस्थान में मोक्ष कलश योजना 2020 मंजूरी दी गई। तो राजस्थान में मोक्ष कलश योजना, तो मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी गई है। 22 सितंबर 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी गई। मोक्ष कलश मिशन, दोस्तों मोक्ष कलश मिशन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने चलाया राजस्थान में। तो गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आने तथा जाने हेतु समस्त व्यय का भुगतान देवस्थान विभाग द्वारा किया जाएगा। तो गंगा में जो मूर्ति होगी प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आने हेतु जाने हेतु समस्त व्यय का भुगतान देवस्थान विभाग द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में आनंद वन का लोकार्पण किया गया। उत्तराखंड में आनंद वन का लोकार्पण किया गया। 23 सितंबर 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो 23 सितंबर 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं राज्य के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत द्वारा आनंद वन का लोकार्पण किया गया। तो 23 सितंबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनके साथ डॉक्टर हरक सिंह रावत द्वारा आनंद वन का लोकार्पण किया गया है उत्तराखंड में। 24वां क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रीय रक्षा तथा फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पारित कर दिया गया है। तो राज्यसभा में राष्ट्रीय रक्षा तथा फॉरेंसिक विज्ञान के विश्वविद्यालय विधेयक पारित कर दिया गया है। तो 22 सितंबर 2020 को राज्यसभा में संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन राष्ट्रीय रक्षा और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पारित कर दिया गया है। तो 24वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रीय रक्षा तथा फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया। 25वां क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2020 नोवाक जोकोविक ने पुरुष युगल का खिताब जीता। तो इटालियन ओपन 2020 का नोवाक जोकोविच ने पुरुष युगल का खिताब जीता है। तो 22 सितंबर 2020 को सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 2020 के इटालियन ओपन में पुरुष एकल श्रेणी का खिताब जीता है। तो आपको बताना होगा, इसमें पूछा जाएगा कि 22 सितंबर 2020 को सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कौन सा पुरस्कार जीता। तो आपको बताना होगा इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता। फिर पूछा जाता है कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है। तो इनका संबंध है सर्बिया देश से। फिर पूछा जाएगा कि नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं। तो यह भी पूछा जाएगा। तो इनका संबंध है टेनिस खिलाड़ी से, टेनिस से इनका संबंध है। इस तरह से पूछा जाएगा। अब आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, भारतीय नौसेना के युद्धपोत में पहली बार 2 महिला अधिकारियों की तैनाती की गई है। तो पहली बार 2 महिला अधिकारियों की तैनाती की गई है भारतीय नौसेना में। तो 21 सितंबर 2020 को कोच्चि में INS गरुड़ा में आयोजित समारोह के दौरान भारतीय नौसेना के युद्धपोत में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को चुना गया है, तैनाती की गई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली है। तो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली है। तो 20 सितंबर 2020 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री HD देवगौड़ा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है। तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा बिहार में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई है। 28वां क्वेश्चन है, इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की घोषणा की गई है। इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की घोषणा की गई है। यह भारत के द्वारा ही जारी किया गया है। 18 सितंबर 2020 को भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली वर्ष 2020 की अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट जारी की गई है। तो 2020 की अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट जारी की गई है। तो 18 सितंबर को 2020 को भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की जारी की गई रिपोर्ट। इसमें प्रथम स्थान पर काबिज रहा है मिजोरम। तो मिजोरम प्रथम स्थान पर इसमें काबिज रहा है। पंजाब और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने सूची में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान बनाया है। तो पंजाब का स्थान है दूसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है तीसरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां है, 2020 का ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया गया है। तो 2020 का ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया गया है। 17 सितंबर 2020 को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया गया है। तो 17 सितंबर 2020 को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें पहला स्थान बनाया है सिंगापुर ने। तो पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का है। वहीं दूसरा स्थान अगर देखें तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी ने इसमें स्थान प्राप्त किया है। और तीसरा स्थान है स्विट्जरलैंड स्थित शहर ज्यूरिख। तो स्विट्जरलैंड का जो ज्यूरिख शहर है वह तीसरा स्थान इसमें काबिज किया है। दूसरा स्थान है हेलसिंकी, पहला स्थान है सिंगापुर और सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर ही और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। तो भारत की ओर से हैदराबाद ने सूची में 85वां स्थान हासिल किया है। तो भारत की ओर से हैदराबाद ने 85वां रैंक हासिल किया है। दिल्ली ने 86वां, और मुंबई ने 93वां और बेंगलोर ने 95वां स्थान हासिल किया है। तो हैदराबाद ने इसमें प्रथम स्थान काबिज किया है, भारत का 85वां स्थान। अभी हैदराबाद में देख रहे हैं कि बाढ़ आया है, बरसात के कारण वहाँ पर पूरा तबाही मची है। तो फिर भी इसे 85वां स्थान मिला है, ये तब भी सोचने की ही बात है, 85वां स्थान भी मिल गया है। तो 30वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया। तो कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया, ये रेलवे की एक ट्रैक है। 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के माध्यम से बिहार में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया। तो कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया है लगभग 18 से 20 वर्षों बाद। तो कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन कर दिया गया है। 30वां क्वेश्चन है। अब आते हैं 31वां, महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को लागू किया गया है।
महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को लागू किया गया है? 15 सितंबर 2020 को महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान के पहले चरण को लागू किया गया है। तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी लागू किया गया है महाराष्ट्र में। 32वां क्वेश्चन है, हरिवंश नारायण सिंह पुनः राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो हरिवंश नारायण सिंह जी को पुनः राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जो प्रथम चेयरमैन होते हैं, जो मुख्य चेयरमैन होते हैं, वह होते हैं राज्यसभा के सभापति, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें बनाया जाता है। उस समय हैं वेंकैया नायडू जी, जो उपराष्ट्रपति हैं उन्हें राज्यसभा का सभापति भी बनाया जाता है, उपराष्ट्रपति को ही। और इस प्रकार हरिवंश नारायण सिंह जी पुनः राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार और जनता दल यूनाइटेड के सांसद, जदयू के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को 14 सितंबर 2020 को एक बार पुनः फिर से राज्यसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। 33वां क्वेश्चन है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर हिंदी भाषा के उत्थान तथा विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करना है। हिंदी दिवस प्रथम बार 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हमने इसे इसलिए लिया है क्योंकि पूछा गया है कि प्रथम बार हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो 14 सितंबर 1953 को मनाया गया है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अब आते हैं 34वां क्वेश्चन। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर रहा है। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 94। तो इससे आगे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश भी रहे हैं दोस्तों। तो भारत का जो स्थान है वह है 94वां। तो 94वां स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान। और वर्ष 2019 में भारत का 117 देशों में 102वां स्थान था, जबकि वर्ष 2018 में भारत 103वें स्थान पर था। बांग्लादेश 75वें पर है और म्यांमार 78वें पर है। पाकिस्तान 88वें पर है। नेपाल और श्रीलंका 73 और 64 स्थान पर हैं। तो भारत दोनों मध्यम श्रेणी में आते हैं। दोनों देश श्रीलंका और नेपाल दोनों मध्यम देश में श्रेणी में आते हैं। अब आते हैं नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार 2020 पर आते हैं। नोबेल पुरस्कार से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो इस बार आने की 100% संभावना है। नोबेल समिति की ओर से इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्रभावित क्षेत्रों में भूखमरी से लड़ने व शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्यों के चलते शांति पुरस्कार दिया गया है। इस एजेंसी का काम दुनिया भर में आपात स्थितियों के दौरान ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाना, खासकर गृह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थिति में है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है इस बार का शांति पुरस्कार। और फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है रॉजर पेनरोज को और रेनहार्ड गेंजिल को और एंड्रिया गेज के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है। तो रॉजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज को दिया गया है। ब्रिटेन के रॉजर पेनरोज को ब्लैक होल की खोज के लिए दिया गया है
ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है कि रोशनी भी इस क्षेत्र में वापस नहीं आ सकती है। तो रॉजर पेनरोज को दिया गया है, रेनहार्ड गेंजल को दिया गया है और एंड्रिया गेज को दिया गया है। तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है यह पुरस्कार। तो अधिकतम संयुक्त रूप से दिए जाने वाला पुरस्कार 3 लोगों को यह दिया जा सकता है। अब आते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लक को साल 2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो लुइस ग्लक को साल 2020 के लिए दिया गया है। लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। लुइस येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। तो लुइस येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। अब आते हैं रसायन का पुरस्कार। तो दोस्तों यहाँ भी याद रखिएगा कि अमेरिका से इनका संबंध है, यूएसए से इनका संबंध, यह भी पूछा जाता रहा है। और इसमें आते हैं रसायन का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में साल 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है 2 महिला वैज्ञानिकों को, जिनके नाम है इमैनुअल शाम्पेतिये फ्रांस और जेनिफर ए डूडना अमेरिका। इन दोनों को जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए दिए गए हैं। तो इमैनुअल शाम्पेतियो और फ्रांस की जेनिफर ए डूडना को दिया गया है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। इनके कठिन नाम होते हैं दोस्तों। अब आते हैं मेडिसिन का, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को साल 2020 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। इनमें से पहले हैं ब्रिटेन के वैज्ञानिक माइकल हाउटन ब्रिटेन के हैं, और दूसरे वैज्ञानिक हैं अमेरिकी वैज्ञानिक हैं हार्वे अल्टर, तो और एक हैं चार्ल्स राइस। इनको मिला है नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का। पुरस्कार देने वाली कमेटी ने कहा है कि इन वैज्ञानिकों की खोज ने लाखों लोगों की जान बचाई है। हेपेटाइटिस सी वायरस से लीवर कैंसर होता है। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको यह काम मेरा पसंद आए तो आप हमारे समर्थन के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमारा समर्थन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।